जय जोहार, जय आदिवासी साथियों, जय हिंद साथियों। आज हम लोग जयस की नारी शक्ति जिनका नाम है सीमा वास्कले दीदी, जो कि बड़वानी एरिया में काफ़ी इन्होंने कार्य किए हैं समाज में, और एक बड़ा नाम है युवाओं के अंदर, एक बहुत ही सम्मानपूर्वक उनका नाम लिया जाता है। उन्हीं के साथ हम लोग आज आदिवासी समाज के जो भी विषय जो हैं उन पे बातचीत करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। और आज हम लोग, जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे साथ में सीमा वास्कले दीदी भी साथ में ही हैं। और हमारा जो पहला जो प्रश्न है दीदी से वो ये है कि वर्तमान समय में आप जयस में किस पद पर हैं? जय आदिवासी, जय जोहार, जिंदाबाद। मैं राष्ट्रीय प्रभारी जयस नारी शक्ति हूँ, सीमा वास्कले। अगला जो मेरा प्रश्न है कि आपका जो स्कूलिंग जो है वो कहाँ से हुआ, आपका जन्म कहाँ पे हुआ? मेरा जन्म धार जिले के लोंगसरी तहसील कुक्सी तहसील लोंगसरी के पास आंजनिया मलार गांव है। मेरा जन्म वहीं से हुआ है और लिंगवा में मेरे पापा रहते थे, सर्विस में थे, तो वहीं से मेरा बचपन शुरुआती दौर वहीं से हुआ है। स्कूलिंग कहाँ से हुआ आपका? स्कूलिंग मेरा लिंगवा में हुआ है, लिंगवा में, और कुक्सी अपने निसरपुर हॉस्टल से मैंने 6ठी क्लास तक पढ़ाई की। उसके बाद शादी हो गई थी। शादी के बाद मैंने बीए किया है। जैसे कि हमेशा ही एक समाज सेवक जितने भी होते हैं उनके समय सभी के लाइफ में एक मोमेंट होता है जिसमें उन्हें लगता है कि नहीं, अब मुझे समाज की ओर बढ़ना चाहिए और मुझे समाज के लिए कुछ कार्य करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें, जैसे सामान्यतः ये देखा जाता है कि जो भी गृहिणियाँ होती है, जो भी हाउसवाइफ होती है, वो घर में ही घर के कार्य काम काजों में इतनी व्यस्त रहती है कि वो समाज के लिए समय नहीं निकाल पाती है। तो ये आपने कब सोचा कि हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए? तो ये विचार आपके दिमाग में कब आए? ये विचार क्या है, मुझे ऐसे मैं बचपन से ही, जैसे 14 साल की उम्र से मैं हॉस्टल में रहती थी। हॉस्टल में रहने के साथ साथ में बहुत सारी गरीब लड़कियां रहती थी जो सीधी सादी भोली भाली रहती थी। उन्हें कुछ पता नहीं रहता था कि क्या हमारे साथ हो रहा है, कुछ दिक्कतें होती है, तो कुछ परेशानी होती थी। तो मैं सोचती थी कि यार मेरे समाज की बहनें हैं, कुछ परेशान है, तो उनकी मदद कैसे की जाए। तो जब हम हॉस्टल में रहते थे तो उस समय हमारे ही अपने समाज की जो मैडम है वो खाना ढंग से देती नहीं थी, उन्हें काम ज़्यादा करवाती थी, तो उन्हें पढ़ाई का समय नहीं इतना मिल पाता था कि वो पढ़ाई अच्छे से करे, खाना अच्छे से खाए। ये चीज़ें से वो अनभिज्ञ थे। तो मुझे ऐसा लगा कि यार हमारे अधिकार की चीज़ें और हमको शिक्षा नहीं ढंग से मिल रही है, खाना नहीं ढंग से मिल रहा है, तो इनके लिए आवाज़ कौन उठाएगा। तो मुझे जैसे एक हॉस्टल अधीक्षक में जो पद रहते हैं, तो मुझे स्वास्थ्य सचिव, क्रीड़ा सचिव जो रहता वो बनाया गया। मैं उस पद पे कार्य करी और धीरे धीरे अपने बहनों के लिए मैं आवाज़ उठाने लगी। हमारी हॉस्टल अधीक्षक मैडम के लिए मैंने शिकायत करी। पहला मेरा एक आवेदन था 14 साल की उम्र में कि मैंने हमारे हॉस्टल अधीक्षक के ख़िलाफ़ में ही आवेदन दिया एसी कार्यालय में। तो उससे क्या है, हॉस्टल अधीक्षक मैडम मुझसे गुस्सा हुई कि आप बोले लड़कियों को के अधिकारों के लिए आप उनको बता रहे हो, सिखा रहे हो, और मेरी शिकायत आप आगे कर रहे हो, तो आप इस प्रकार से कर रहे हो। तो मैडम, हमने बोला कि हमारे जो बच्चे, हमारे समाज की बहनें हैं, उनके लिए अगर कोई गलत चीज़ हो रही है तो उसके लिए हमको आवाज़ उठाना चाहिए। अगर हम नहीं उठाएंगे तो उसका सिस्टम कब चेंज होगा? तो इस मुद्दे को लेकर हम लोग उसी समय से काम कर रहे थे। उसके बाद शादी हो गई है। शादी के बाद फिर ससुराल आए। उसके बाद फिर धीरे धीरे शुरुआत हुई कि यार हमारे समाज में महिलाएं बहुत पीड़ित रहती है, हमारे समाज को कैसे जागृत करना चाहिए, क्योंकि हर समाज वर्ग का संगठन और एक समूह बना रहता है, लेकिन हमारे समाज का नहीं है। सभी राजनीति दल है लेकिन हमारे समाज के बारे में कोई नहीं सोचा, नीचे ज़मीनी स्तर पे कोई नहीं सोचता आज की तारीख में। तो मुझे जुनून था 14 साल की उम्र में से, तो हम धीरे धीरे मेरे ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियाँ भी थी। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, समाज में कुछ बदलाव लाना चाहिए, जन जागृति लाना चाहिए ताकि हमारे अधिकार बचा सके। इस टाइप से मैंने शुरुआत करी है शादी के बाद। जयस में आप कब से कार्य कर रहे हैं और जयस में आपका शुरुआती दौर क्या रहा था?
जैसे में शुरुआती दौर था बड़वानी ज़िले में, जब समाज संगठन नहीं था, लेकिन एक आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ को जो रैली 2015 में जो रैली निकली थी, उसके माध्यम से सभी कमेटियां बनी थी, 11 लोगों की कमेटी बनी थी। उसमें एकमात्र महिला मुझे चुना गया था कि एक महिला भी होना चाहिए समाज में नेतृत्व करता, तो सभी वरिष्ठों के द्वारा मुझे चुना गया था। तो उस समय से मुझे लगा कि मुझे प्लेटफॉर्म मिला है मेरे समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करने के लिए और जन जागृति लाने के लिए, ताकि हम भी हमारे समाज को मजबूत कर सकें, हमारे लोगों के लिए आवाज़ उठा सकें। जैसे कि आदिवासी समाज में जो एक हमेशा ही जो सबसे ज़्यादा जो ज्वलंत मुद्दा जो होता है 5वीं अनुसूची, ये जो 5वीं अनुसूची जो है वो अभी कुछ समय पहले एक समस्या का भी, मतलब एक जो समस्या तो नहीं कह सकते, लेकिन विरोधाभास वाली चीज़ें भी हुई थी। मतलब जो अदर जो गैर आदिवासी समाजों के जो अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने याचिका लगाई थी हाई कोर्ट में कि ये जो है वो नहीं होना चाहिए, और इसके अगेंस्ट भी गए थे। तो 5वीं अनुसूची को लेकर जयस हमेशा मुखर रहा है, तो 5वीं अनुसूची के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? 5वीं अनुसूची क्षेत्र तो हमारा एक सबसे पहले संवैधानिक हमारा अधिकार है, संविधान ने बना था, उससे पहले ही हमारे राइट्स हमारे महापुरुषों द्वारा हमें दिया गया है। लेकिन अभी क्या वर्तमान स्थिति ये आ रही है कि हमारे जितने भी राइट्स थे वो सरकार नहीं चाहती है कि इनके राइट्स मिले और धीरे धीरे ये राइट्स इनके ख़त्म होते जाए। लेकिन देश आज़ाद ने उससे पहले से हमारे अधिकार थे, हम उनको बचाना चाहते हैं। जितने भी प्रशासनिक क्षेत्र में जितने भी विभाग है उसमें हमारी कमेटियां नहीं हैं, वो हमारी भागीदारी होना चाहिए। जितने भी कलेक्टर से लगा के एसपी तक लगा के सारे जितने भी न्यायपालिका है उसमें हमारी भागीदारी होना चाहिए, 11 लोग। लेकिन अभी वर्तमान सरकार क्या कर रही है कि उन्हीं के लोगों को बिठा रही है, उन्हीं के माध्यम से गैर लोगों का फ़ायदा हो रहा, हमारे समाज का फ़ायदा नहीं हो रहा है, और वो 5वीं अनुसूची को दबाने की कोशिश करें, हमारे लोगों को दबाने की कोशिश हो रही है। तो हम चाहते, हम आदिवासी समाज है, हम 5वीं अनुसूची क्षेत्र में है, पेशा एक्ट कानून में है, हमारे अधिकार है जो हम बचाना चाहते हैं। और जितने भी प्रशासनिक, मैं उस खुले तौर पे कहना चाहती हूँ कि हर ज़िले में, हर राज्य में सभी प्रशासनिक अधिकारी को पता है कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र क्या है, पेशा एक्ट कानून क्या है। लेकिन हमारे लोग जो बैठे हैं वो अनभिज्ञ की तरह बैठे हैं, उन्हें राइट्स पता है, उसके बाद भी वो कार्य नहीं कर रहे हैं और ना ही हमें कार्य करने के लिए आगे कोशिश कर रहे हैं, नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे समाज को एक गुलामी की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज समाज जाग चुका है, आज युवा जाग चुका है, हमारे हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में हमारा पावर होना चाहिए, हमारे अधिकार होना चाहिए, हमारा पद होना चाहिए। लेकिन वो चीज़ सब हो ही नहीं रही, पालन होते हुए भी हमको पालन नहीं करने दे रहे हैं। वो राइट्स में है कि हमको करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करने दे रहे हैं। जैसे कि इसमें जो आपने जो एक बात कही कि जो भी जन भागीदारी जो होती है उसमें हमारा भी एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो उसमें अभी ये शायद हो रहा है, जैसा आपने जो बताया कि जो भी राजनीतिक जो भी पार्टियां हैं वो उनके लोगों को अपॉइंट वहाँ पे कर देती है, और उस कारण से ही ये सब कंट्रोवर्सी होती है। तो क्या आपका यही कहना है कि जितने भी सामाजिक संगठन के जो लोग हैं, जो लोग समाज से जुड़ के कार्य कर रहे हैं, जो समाज के बीच में रह के कार्य कर रहे हैं, जिनका कोई संबंध किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, तो क्या उन लोगों को ही वहाँ पे जनभागीदारी में शामिल करना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि सामाजिक लोग ज़मीनी स्तर से ही तो अपनी बात रख पाएंगे। अगर जो 11 की कमेटी है उसमें सारे 11 के आदिवासी होना चाहिए और एक अदर होना चाहिए, लेकिन यहाँ अलग हो रहा है कि 11 लोग ये है और आदिवासी एक है, वो भी एक उनका गुलाम रहता है। जितने भी जन भागीदारी कमेटियों में आप देख लो, हमारे व्यक्ति नहीं मिलेंगे, वो बात ही नहीं, एक व्यक्ति क्या बात करेगा 11 लोगों के बात, और हमारे 11 लोग रहेंगे तो वो एक व्यक्ति बोल सकता है। तो यहाँ हमारी चीज़ें इस प्रकार से हो रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जितने जन भागीदारी है, जितने विभाग है, हमारे लोग होना चाहिए, वो हमारी बातें होना चाहिए, क्योंकि हम वहाँ से हमारी बात नहीं उठा पाएंगे तो फिर
मतलब कि आपका कहना है कि अगर जितनी भी जन भागीदारी वाले जो जितनी भी समितियां बन रही है वहाँ पे अगर आदिवासी समाज के लोगों का भी अगर प्रतिनिधित्व रहेगा तभी वो समाज आदिवासी समाज के भी हक अधिकार के बारे में सोचेगा। अगला जो हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि आपके द्वारा समाज के लिए किए गए कार्य कौन कौन से हैं, आपने किन किन आंदोलन करके आपने किस किस प्रकार से समाज के लोगों को न्याय दिलाया? मेरा कार्य ऐसे तो बहुत किया है, कार्य तो गिनती तो करे तो बहुत है, लेकिन मोटी मोटी चीज़ें जो है कि बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोगों के पास में राशन कार्ड नहीं थे, कई लोगों के पास आधार कार्ड नहीं थे। तो जैसे उनको जो प्रशासन ने जो गवर्नमेंट की योजना है वो उनको लाभ नहीं मिला है। तो ये चीज़ों से हमने कई कार्य किया। जैसे पाल्या के गांव के पास में एक पहाड़ है अपने नगारा घाटी, वहाँ पे वहाँ के लोग मजदूरी करने के लिए आते थे। उनका जीवन यापन इतना ऐसा था कि उनको टाइम नहीं था कि किसी से कुछ बातें करें, कि कुछ लड़ाई झगड़े करें, कि उनके सुख सुविधा मिले, कि कुछ भी नहीं वैसा। वो आदि मानव काल जैसे जैसे रहते थे, सिर्फ मजदूरी करना और खाना और जीना। उनके पास कोई सुख सुविधा नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, नहीं गवर्नमेंट की सुविधा है, सिर्फ मजदूरी करना जानते थे। तो जैसे वहाँ नगारा घाटी गांव है, वहाँ पर क्या हुआ है कि वहाँ के लोग सुबह 4 बजे से उठ के आते हैं मजदूरी करने, ग्राम पाल्या में आते हैं, भौती बिजासन सभी दूर जाते हैं, और 7 बजे वहाँ से निकल आते हैं, 8 बजे गांव में आ जाते हैं, शाम को 4 बजे जाते हैं तो अंधेरा होता है कि गांव में चले जाते हैं। तो उस समय क्या है, उनके पास कोई सुख सुविधा नहीं थी। तो हमारे पास आए उस समय कि हमने पूछा कि यार आप लोग इतनी दूर से आते हो, आपके पास मोबाइल सुविधा है क्या, कि हम आपको काम रहे तो किस उससे बुलाएंगे। तो बोले हमारे पास मोबाइल तो है, लेकिन चार्ज करने के लिए हम पहाड़ों से नीचे आपके गांव में आते मजदूरी करने, तो पूरा दिन हम यहाँ पर मोबाइल चार्ज करते हैं और फिर लेके जाते हैं तो बात होती है। तो हमने सोचा कि यार इतनी दयनीय स्थिति है, न स्वास्थ्य केंद्र है, न स्कूल है, न आंगनवाड़ी है, और हमारे लोग इस प्रकार ऐसी मजदूरी करेंगे, 11-11 साल के बच्चे ऐसे मजदूरी करने के लिए आएंगे। तो हमारे समाज को हम जागृत हुए, लेकिन हमारा समाज अभी भी जागृत नहीं है, और हम उनको जो फैसिलिटी देना चाहते हैं, जो योजना देना चाहते हैं, वो उनके तक अभी तक नहीं पहुंची। तो इस प्रकार हमने वहाँ गांव में जाके बिजली की व्यवस्था करवाई है, स्कूलों की व्यवस्था करवाई है, आंगनवाड़ी की व्यवस्था करवाई है, और अपने राशन कार्ड भी बनवाए हैं उनको, ताकि वहाँ से उनको गेहूँ चावल राशन मिलता रहे, उनको लाभ मिले। ये चीज़ें हमने वहाँ से करवाई। आज बिजली पर्याप्त है उनके गांव में, आज स्कूलों जो हैं आंगनवाड़ी है वो सारी सुविधाएं मिल गई। तो हमारे एक प्रयास से एक गांव में विकास हुआ है। वो इस प्रकार कि हमारे गांव में आज तक जैसे बिजली नहीं होने से हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, स्कूल नहीं होने से नहीं पढ़ पाते हैं, स्वास्थ्य केंद्र है तो बीमार है तो झोली बांध के पहाड़ों से नीचे शहरों में ले जाना पड़ता है। तो बड़वानी के इतने नज़दीक गांव होने के बाद भी ये सुविधा नहीं है। तो ये चीज़ हम लोगों ने गांव में जाके न कार्य किया है, और कई महिलाओं के साथ में जो अन्याय हुआ उसके लिए हम न्याय दिलाया है, और कर भी रहे, आगे करना चाहिए। क्योंकि एक लड़की थी शॉर्ट में, हाँ, वो धार जिले की थी, धर्मराई की। वो बस में बैठ के आ रही थी, तो बस वाले ने उसे बीच रास्ते में उतार दिया। अब प्रशासन बोल रही है कि बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी अभियान वाला जो नारा दिया था, तो बस से एक बालिका को बीच रास्ते में उतार दिया। तो हम लोगों ने, वो लड़की ने रोते रोते दूसरी बस में बैठ के आ गई बड़वानी। अब उस समय क्या है कि उनके भाइयों को बोल के उन्होंने जो पुलिस थाने पे जाके न बोला है कि भाई इस प्रकार हमारी बहन के साथ हुआ है। तो लड़की के जो भाई बहन थे तो वो ड्राइवर को बस में रोक ली बड़वानी बस स्टेशन पे, और उतार के कुछ बोला कि आप लोग हमारी बहन को इस प्रकार से बीच रास्ते में उतार दिया, कुछ घटना हो जाती उसकी जिम्मेदार प्रशासन शासन रहेगी क्या है। तो प्रशासन की ओर से कुछ ऐसा जवाब नहीं मिला, और असंतुष्ट किया बच्चों को भी कि आप लोग कानून को हाथ में
लेकर इस प्रकार से ऐसी घटना नहीं करना चाहिए। तो मेरा ये बोलना है कि जब बेटी बचाओ का अभियान जो चल रहा है और अगर बेटी को किसी को बीच रास्ते में उतारा जाए, उसके साथ घटना होती है तो उसके जिम्मेदार कौन है? तो उस बेटी को हमने न्याय उसको थाने पे बिठा दिया गया कि आप ड्राइवर के संबंध में आप शिकायत न करें। तो हमने कहा ये हमारा अधिकार है। कुछ घटना हो जाती तो उसके जिम्मेदार आप ले रही क्या? पुलिस प्रशासन ले रही क्या? नहीं ले रही। तो हम इस प्रकार से जेल में उनको थाने पे बिठा दिया। लड़की को 2-3 घंटे तक बिठा के रखा और उसके साथ मारपीट भी की। तो उस समय हमने उसे थाने से बाहर निकाला, कई बच्चों को थाने से बाहर निकाला, लड़की को थाने से। तो इस गलत तरीके से हमारे बच्चों को जो जेलों में और थानों में रख रहे, कई बच्चों को हमने छुड़ाया है और कई लोगों को जो छोटी छोटी धाराओं में आज थाने पे बिठा रखे उससे भी हमने छुड़ाया है। तो इस प्रकार से हम छोटे छोटे मुद्दों को लेके हम समाज में आज जन जागृति ला रहे हैं कि यार हमारे लोगों के साथ गलत हो रहा। आज का समय ऐसा है कि हमारे गरीब लोगों के साथ में, आदिवासी लोगों के साथ में कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। समाज एक ऐसी ताकत है जो हमारे गरीब मजदूर बच्चों के लिए लड़ रहा है, अधिकारों के लिए लड़ रहा है, उन्हें बचा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। आदिवासी युवा शक्ति जो काम कर रही, जयेश जो आज काम कर रहा है ज़मीनी स्तर पे, वो बहुत बड़ी बात है। जो आज राजनीति नहीं कर रही वो समाज जयेश काम कर रहा है। अगला जो मेरा प्रश्न है वो ये है कि समाज की नारी शक्ति को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे समाज में महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा होना चाहिए कि वर्तमान स्थिति ख़राब है। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने भी उस समय लड़ाई लड़ी थी, तब महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा थी और अभी भी होना चाहिए। क्योंकि हमारे समाज में महिला पुरुष का बराबर का अधिकार है, सम्मान है। तो महिलाओं को आगे आना चाहिए। क्योंकि हम अगर समाज में महिलाएं होगी तो हमारे समाज का हम सही प्लेटफॉर्म पर ले जा सकते हैं, हमारे सही अधिकारों के लिए हम लड़ सकते हैं। अगर महिलाएं नहीं होगी तो हम समाज में जो जन जागृति है वो नहीं ला पाएंगे। क्योंकि किसी को महिलाओं को तो आना पड़ेगा आगे है। और देखो, समाज में हो या कहीं भी क्षेत्रों में हो, आज ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं हैं जो खेती बाड़ी कर रही है, मजदूरी कर रही है, सब कुछ है, लेकिन संवैधानिक अधिकारों के बारे में उन्हें नहीं पता है। लेकिन हम चाहते हैं कि संवैधानिक अधिकार भी उन्हें पता होना चाहिए और उनके लिए लड़े। हम यही कहते हैं कि हर गाँव में जाके जो हमारे राइट्स हैं उनको बताए कि ये राइट्स है और ये काम करना चाहिए। और महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, तभी हमारे समाज में सही दिशा और सही विकास हो सकता है। जैसे कि आदिवासी समाज में वर्तमान समय में जो हमेशा जो कंट्रोवर्सी चलती रहती है कि सभी साथ में नहीं है और सभी में अपने में आपस में जो मतभेद जो चलते रहते हैं, तो उसमें आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस प्रकार से वो आगे चल के सामाजिक कार्य करें? सभी देखो, समाज का मुद्दा है और सब हम एक है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी संगठन अपने अपने दायरे में रह के काम कर रहे हैं। हमारा एक ही मकसद है, समाज है ना, और समाज के मुद्दों को लेके और हमारे अधिकार के लेके सब मिल के लड़ रहे हैं। हर अलग अलग क्षेत्रों में है, कोई राजनीति में है, कोई सामाजिक में है। हर मुद्दे को लेके अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और करना चाहिए। इसमें कोई वो नहीं है, अलग वाली बात नहीं है, कोई भेदभावना वाली बात नहीं है। हमको सबको मिलके लड़ना है। क्योंकि अभी हम अगर एक होके काम नहीं करेंगे, सभी संगठन एक मिलके काम कर रहे हैं और ताकत बनेगी। अभी धन स्थिति है कि हमको मिलके काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो जयेश नारी शक्ति जो सबने कई सारे विषयों पे चर्चा किया और लास्ट में जो उन्होंने जो एक बहुत अच्छा संदेश जो दिया है वो ये दिया है कि हो सकता है कि हमारे रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। जिस प्रकार से समाज में अलग अलग संगठन है और सभी संगठन जो है, सभी का जो उद्देश्य जो है वो एक ही है, समाज का विकास करना, समाज के समग्र विकास करना। तो यही उनका संदेश है कि हम लोग भले ही अलग अलग रास्ते से जा रहे हैं लेकिन हमारा उद्देश्य एकमात्र होना चाहिए। और युवाओं को भी उनके तरफ से एक ये संदेश भी ये रहेगा कि युवाओं को भ्रमित ना होके एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप ना करते हुए एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि समाज का फ़ायदा हो। अंतिम में जय जोहार, जय आदिवासी साथियों।